हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीएसटी के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की जो हिस्ट्री की बुक है, यानी कि जो आपके क्लास में एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ाई जाती है और वो भी इतिहास विषय के लिए, उसका चैप्टर 1। और उस चैप्टर 1 को हमने क्या किया है कि कई पार्ट में बांट दिया गया है और हर एक पार्ट में कुछ कुछ टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, यानी कि एक एक वीडियो में सारे चैप्टर को नहीं, कई कई पार्ट में उसको बांटकर हम पढ़ेंगे। इससे पढ़ने में भी मजा आएगा और वीडियो भी जो है लंबा नहीं होगा। तो जो पहला चैप्टर आपका है वो उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमने क्या किया है कि क्या पढ़ेंगे वो पर हमने सामने जो है लिख दिया है। सबसे पहले इस चैप्टर का हम जो है इंट्रो पढ़ेंगे और इंट्रो में जो है जानेंगे कुछ उससे रिगार्डिंग जो टॉपिक है उसको हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, आप वहां देख लेंगे। तो जो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रवाद क्या है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद ये समझना बहुत ही जरूरी है। राष्ट्र की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से दिया है कि राष्ट्र का मतलब क्या है। कुछ विद्वानों का कहना है कि एक ही प्रजाति के लोग अगर एक जगह समुदाय में यानी ग्रुप में समूह में अगर वो रहते हैं तो एक जो है वो राष्ट्र का जो है निर्माण हो जाता है, वहां पर वो एक जो है राष्ट्र बन जाती है। कुछ विद्वानों ने भाषा के आधार पर राष्ट्र की जो है परिभाषा दी है, यानी कि विद्वानों में जो है एक मत नहीं है। किसी भी विद्वान की परिभाषा जो है एकदम सटीक नहीं है कि किस परिभाषा को जो है सही माना जाए। जाति के आधार पर भी जो है राष्ट्र का जो है परिभाषा दी गई, भाषा के आधार पर दी गई, कहीं कहीं जो है रंग के आधार पर भी राष्ट्र की परिभाषा दे दी गई। राष्ट्रवाद जब राष्ट्र बनता है ना, यानी कि अगर प्रजाति के आधार पर ही अगर मान लें, भाषा के आधार पर ही अगर मान लें, कुछ लोग अगर समूह में रहना शुरू करेंगे तो उसे होगा क्या कि एक जो है राष्ट्र का निर्माण होगा। और जब राष्ट्र का निर्माण होगा तो वहीं पर जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है आने लगती है। यानी कि राष्ट्रवाद है क्या? एक तरीके का फीलिंग है, एक तरीके का इमोशन है, एक तरीके का लगाव है, जुड़ाव है। किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति। यानी कि जब हमारे अंदर, हमारे मन में अपने राष्ट्र के प्रति या आपके मन में आपके राष्ट्र के प्रति अगर कोई लगाव आने लगे, कोई जुड़ाव होने लगे, तो ये जो है राष्ट्रवाद है। हम बोलते हैं कि आपके अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है पनप रही है। भारत में भी राष्ट्रवाद हुआ था। भारत में राष्ट्रवाद हुआ तभी जाकर जो है हम जो है ब्रिटिश हुकूमत से जो है आंदोलन लड़े और जो है हम आज़ाद हुए। लेकिन हमें भारत में राष्ट्रवाद को नहीं पढ़ना है चैप्टर में, हमें पढ़ना है कि यूरोप में भी जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है जागृत हुई थी। और वो कौन सा ऐसा घटना था, वो कौन सा ऐसा क्षण रहा होगा कि वहाँ के लोगों में जो है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव जो है जगने लगा होगा। तो हम पढ़ेंगे डिटेल में उसको। पहले तो जो इस चैप्टर का शुरुआत है ना, उस चैप्टर का शुरुआत में जब आप देखेंगे, आपके हाथ में अगर किताब हो तो आप देखेंगे कि जो हमारे भी हाथ में जो है डिजिटल फॉर्मेट में आपकी बुक है, मैं जो देख रहा हूँ, ये जो पहले जो है ना, ये जो है फिगर दिखाया गया है। ये फिगर आपके भी बुक में होगा, आपको शायद दिख रहा होगा, तो आप देख लेना, तो अपने बुक में से क्लियर देख सकते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें एक महिला का जो है तस्वीर है और इस महिला की एक हाथ में मशाल है और एक हाथ में कुछ और पकड़ाया गया है। ये फ्रेडरिक ने इस चित्र का जो अपने तरीके से कल्पना किया है, उसके अनुसार जो है ये मशाल जो है ना क्रांति का प्रतीक है और दूसरे हाथ में अधिकारों का जो है घोषणा पत्र है। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये एक तरीके का क्या था, इसमें हमने जो है लिखा है एक शब्द यूटोपिया। इस तस्वीर के नीचे में ही जो है ये शब्द आएगा यहाँ पर यूटोपिया, जिसका हिंदी होता है कल्पना दर्श। तो ये यूटोपिया का मतलब क्या होता है हिंदी से और क्लियर होगा, कल्पना, इमेजिनेशन।
यानी कि जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं, वो पेंटर हो, राइटर हो, सिंगर हो, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, जो भी हो, वो सब क्या करते हैं कि इमेजिनेशन भी करते हैं। जो भी होता है पेंटिंग हो चाहे जो भी कला हो, दो तरीके का होता है। एक होता है यथार्थवादी और एक होता है काल्पनिक। यथार्थवादी का मतलब होता है जो रियल हो, वास्तविक जो है घटनाओं से प्रेरित हो। बट एक जो यूटोपिया का मतलब हो गया कि जो कलाकार अपनी रचना से, अपनी कल्पना से एक नया संसार रचे, अपनी दुनिया रचे। तो ये फ्रेडरिक का भी जो है क्या, यूटोपिया है। इस तस्वीर में जो उन्होंने दिखाया है कि कैसे जो है लोग जो है एक चीज और बता दूं कि ये जो तस्वीर है, ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रांसीसी क्रांति से आया है। जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस टाइम में लोग करते क्या थे कि महिला की जो है मूर्तियां वगैरह बनाया करते थे, तस्वीर बनाया करते थे। क्योंकि जो महिला की जो प्रतिमा होती थी ना, वो जो है एक तरीके से सिंबल था इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्रता का, फ्रीडम का, आजादी का। तो यानी कि ये महिला जो है एक तरीके की फ्रीडम का जो है सिंबल है। और इसमें एक हाथ में मशाल, वो क्रांति यानी बदलाव का प्रतीक है, और दूसरे में जो है अधिकारों का घोषणा पत्र है, यानी कि वो एक आम इंसान का, आम नागरिक के पास में क्या क्या अधिकार हैं वो पूरा उसमें जो है घोषणाएं जो है लिखी हुई है। इसमें लोग अपने अपने देश से जो है झंडा लेके आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया के और भी कई सारे मुल्क स्वतंत्रता के क्या आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। यानी कि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है जगने लगी है, जागृत होने लगी है। इस तस्वीर से आगे में जो दिखाया गया है, कुछ लोगों को आगे जाते हुए झंडा लेके, वो अमेरिका और स्विट्जरलैंड के हैं। यानी कि वहां पे राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो आ चुका था। बाकी पीछे में जो है जर्मनी और भी कई मुल्कों के लोग हैं, यानी कि और इसमें फ्रांस भी है। यानी कि अब ये भी जो है करीब करीब जो है पहुंचने वाला है। मतलब यहाँ भी अब जो है राष्ट्र की भावना जो है, राष्ट्रवाद की भावना जो है आने लगी है। तो अब जो है इसके अलावा अब और गौर करेंगे इस तस्वीर में, तो ये है क्या, इसके नीचे में कुछ बिखरे बिखरे से जो है चीजें पड़ी हुई हैं। ये बिखरी बिखरी से चीजें हैं क्या, निरंकुश। निरंकुश का मतलब क्या होता है, एक वैसी व्यवस्था, एक वैसी शासन व्यवस्था जहां पे सत्ता पक्ष सिर्फ अपनी सुने, जनता की न सुने, जनता की बातों को बिल्कुल एक तरीके से कहें कि इग्नोर कर दे, सिर्फ अपने मन की करे, वो निरंकुश शासन व्यवस्था होती है। तो यहाँ पे निरंकुश शासन व्यवस्था को जो है कुचलने की कोशिश किया है इस फ्रेडरिक ने अपनी कल्पनाओं से। इसका मतलब ये है कि निरंकुश व्यवस्था अब बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। ये इस सिंबल में जो है दिखाया गया है। अब इस फिगर के बाद अब हम जिस टॉपिक पे आएंगे वो हमारा टॉपिक है कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का जो है उदय। तो और जो आपके हाथ में अभी अगर पुस्तक हो तो आप देखेंगे कि ये सब जो है चीजों का जो है जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है कि राष्ट्रवाद की जो पहली जो सोच है लोगों के अंदर में, ये जो जागृत हुई थी, वो कहाँ से आई थी, जब 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में कहीं अगर पनपा तो फ्रांस में, और अभी जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। अब ये फ्रांसीसी क्रांति की बाद हुआ क्या, फ्रांस में जो वहां पे जो निरंकुश सत्ता था उसको लोगों ने क्या किया, हटा दिया। यानी कि उसको सत्ता से बेदखल कर दिया, और सत्ता जो है किसके हाथ में आ गई, जो सक्रिय नागरिक थे, यानी कि जो एक्टिव लोग होते हैं सोसाइटी में, हर सोसाइटी में, समाज में कुछ एक्टिव लोग होते हैं, उनके हाथों में जो है सत्ता आ गई। अब उसके बाद हुआ क्या, जाहिर सी बात है कि फ्रांसीसी क्रांति दुनिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। महत्वपूर्ण घटना इस मायने में थी कि इस क्रांति के बाद में न केवल फ्रांस में, दुनिया के और भी कई मुल्कों में, हिस्सों में कई बदलाव आए। कहीं अगर बदलाव नहीं आए तो वहां के लोगों ने फ्रांस की क्रांति से कुछ सबक लिया, अपने अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना जागृत किया बदलाव लाने के लिए। तो सबसे पहला जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो बदलाव हुआ वो हुआ स्टेट जनरल। स्टेट जनरल का एक चुनाव हुआ करता था, और इस चुनाव में होता क्या था
कि पहले निरंकुश तरीके से चुनाव होता था, यानी कि जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं अपने मन से जैसे चाहे वो चुनाव कराएंगे, आम नागरिकों को इसमें कोई सहभागिता नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि जब फ्रांस में क्रांति हुई तो ये जो है तौर तरीका बदला, यानी कि ये चुनाव जो है किसके हाथों में आ गया, सक्रिय नागरिकों के हाथ में। न केवल चुनाव उनके हाथ में आया, बल्कि क्या किया गया कि उसका नाम भी बदल दिया गया, नेशनल असेंबली। अगर हम कहें इसको हिंदी में तो राष्ट्र सभा, यानी कि इस चुनाव को जो है बदल के इस रूप में कर दिया गया, इस नाम से कर दिया गया। ये तो हुआ जो है चुनावी प्रक्रिया में बदलाव। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है और भी बदलाव हुआ। बदलाव हर क्षेत्र में हुआ। हर क्षेत्र कहने का मतलब ये है कि कई सारी चीज़ों को जो है मापने का जो पैमाना होता है, जैसे कि अभी हम जो द्रव्यमान को, भार को केजी वगैरह मापते हैं, क्विंटल में मापते हैं, टन में मापते हैं, एक तरीके का स्टैंडर्ड मानक है। दूरी को हम मीटर, सेंटीमीटर में, किलोमीटर मापते हैं। उसी तरीके से फ्रांस में एक स्टैंडर्ड अपनाया गया कि कैसे हमें चीज़ों को जो है मापना है, ताकि इसे हो क्या कि व्यापार जो है सुनियोजित तरीके से चले। मुद्रा में ही बदलाव किया गया। यहाँ तक कि भाषा कहने का यहाँ पे अर्थ ये है कि भाषा वहाँ पे पहले से थी, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं का जो है बोलबाला था। क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या होता है, जो किसी खास क्षेत्र में बोली जाती हो। तो उसने क्या किया गया कि जब ये फ्रांसीसी क्रांति हुई तो सक्रिय नागरिकों ने क्षेत्रीय भाषाओं को हतोत्साहित किया, डिमोलाइज किया। डिमोलाइज इन द सेंस कि अब हमें करना क्या होगा कि पूरे मुल्क के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक भाषा जो है अपनानी होगी, और वो भाषा अपनाया गया फ्रेंच। तो ये तो कहने का मतलब कि हर एक क्षेत्र में, यहाँ तक कि राष्ट्र का जो है नया झंडा भी लाया गया। एक बदलाव जो चाहिए ना, क्रांतिकारी बदलाव किया गया इस क्रांति के बाद में। लेकिन इतना होने के बाद भी जो एक उम्मीद पली थी कि फ्रांस में प्रजातंत्र आएगा, प्रजातंत्र सफल होगा, वैसा बहुत लंबे समय तक जो है नहीं हो पाया। रीजन क्या है? नेपोलियन का आना। यानी कि नेपोलियन ऐसा नहीं कहीं से आके टपक गया, नेपोलियन वहां पे था, बट अब ये जो है पावरफुल होने लगा। यानी कि फिर से जो है ये सत्ता में जो है आ गया, और सत्ता में आने के बाद शासन करने का इसका जो तरीका रहा वो बिल्कुल जो है राजतांत्रिक हो गया। यानी कि प्रजातांत्रिक न हो के राजतांत्रिक तरीका हो गया। इसने प्रजातंत्र को पूरी तरीके से क्या किया? नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब नेपोलियन जो है पूरी तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तानाशाही प्रवृत्ति का जो शासक था, लेकिन इसने कुछ वहां पे अच्छा काम भी किया। सबसे पहला जो काम इसका ये था कि प्रशासनिक क्षेत्र में इसने क्रांतिकारी सुधार किया। प्रशासनिक करने का मतलब क्या होता है कि शासन करने के जो तौर तरीके होते हैं उसमें इसने जो है सुधार किया। और सबसे पहले उसने जो है सुधार जो है क्या किया, उसके कुछ जो है लिस्टिंग दी हुई है, आप किताब में देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके कुछ जो है सुधार किए हुए तरीके दिए गए। सबसे पहले उसने क्या किया कि 1804 में एक नागरिक संहिता पास किया। संहिता मतलब क्या होता है? कानून। एक धारा बनाया, एक नियम बनाया, और जब कोई भी नियम बनता है तो उस नियम में कुछ बातों का जो है उल्लेख होता है, प्रावधान किया होता है। इस नागरिक संहिता को नेपोलियन का संहिता भी कहा जाता है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1804 का नागरिक संहिता या फिर नेपोलियन का संहिता भी इसको कहा जाता है। संहिता यानी कि कानून। अब हमें ये जानना है कि इस कानून के अंतर्गत क्या क्या चीजों का जो है नेपोलियन ने जो है सुधार किया है। लिस्टिंग जो है मैं क्या दिया है बता देता हूं कि सबसे पहले तो जो है ये है कि नेपोलियन ने जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार थे, यानी कि ऐसा होता है ना, कोई किसी खास जो है परिवार में या फिर किसी खास धर्म में जन्म लिया है तो उसको कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे। पहले ऐसा था फ्रांस में, उसको नेपोलियन ने खत्म कर दिया। एक तरीके का बहुत ही बड़ा सुधार था, बदलाव था। इसके अलावा नेपोलियन ने कहा कि कानून के सामने सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं, सभी जो है इक्वल हैं। ये इसी संहिता के अंतर्गत आते हैं ये सारे पॉइंट। इसके अलावा न केवल फ्रांस में,
फ्रांस के आसपास में जहाँ भी उसके जो है उसने उपनिवेश कायम किया था वहाँ भी ये सब जो है नियम लागू किया, लाइक हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में और भी जगहों पे ये जो है रूल जो है लागू किया गया। इसके अलावा नेपोलियन ने क्या किया कि जो सामंती व्यवस्था होती है, सामंती मतलब होता है जो ऊंचे लोग होते हैं जिनके पास बहुत जमीन हो, बहुत पैसे हो, उनका बोलबाला होता है समाज में, उनका ही जो है प्रभुत्व होता है, उनका ही पावर होता है, उसको उसने खत्म कर दिया। ये उसका जो है सुधार था। इसके अलावा जो दास प्रथा होता है, किसी के अंडर में रह के मजबूरी में काम करना, इसको भी उसने खत्म किया। इसके अलावा जो टैक्स वसूलने का जो रिवाज था जिसको हम जागीरदारी प्रथा कहते हैं, उसको भी इसने जो है खत्म कर दिया। इसके अलावा और भी कई चीजें थी, यातायात में सुधार किया, संचार व्यवस्था में सुधार किया, ये सारे जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा नेपोलियन ने ये कहा कि सारे जो है मुल्क में एक समान जो है कानून जो है लागू होगा। यानी कि कहने का मतलब कि कुछ नेपोलियन ने सुधार बहुत अच्छे किए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नेपोलियन एक अच्छा शासक साबित हुआ फ्रांस के लिए। इससे पहले जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो सक्रिय नागरिक थे वो आए थे, तो वो जो है क्या किए थे कि लगा था कि जो है वहाँ पे प्रजातंत्र जो है सफल होगा, बट नेपोलियन उसको जो है फिर से जो है नहीं होने दिया, खत्म कर दिया कहीं की। ये एक तरीके का तानाशाही प्रवृत्ति का था। इसके बाद जो है ये भी जो है ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक चल पाया, वहाँ की जनता में फिर इसके प्रति आक्रोश जो है पैदा होने लगा, लोगों ने उसको जो है बेदखल कर दिया था। इस वीडियो में, इस पार्ट में हम इतना ही समझा रहे हैं। इसके बाद जो अगले जो टॉपिक हैं अगले पार्ट में समझा दिया मैंने, आप उसको देख लें। इससे होता क्या है कि वीडियो थोड़ा लंबा नहीं होता है और थोड़ा सा देखने में, पढ़ने में भी जो थोड़ा सा मजा आता है, ज़्यादा बोरिंग नहीं हो पाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद ये पसंद आया हो। आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं कि समझाने का तरीका पसंद आ रहा है कि नहीं। आज की इस वीडियो में इतना आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।